अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लास्ट टाइम जो है वो चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 3 किया था, जिसमें हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ की डेरिवेशन है हमने वो की थी। लेंथ फार्मूला जिसको आप लोग कहते हैं 1/f = 1/p + 1/q। आज छोटी छोटी चीज़ें हमने देखनी हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। जो एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो हम आज के लेक्चर में करेंगे, और उसके बगैर जैसे दो तीन जो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे वो आपसे एमसीक्यूज़ वगैरह में पूछे जा सकते हैं, तो वो पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है क्लोज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंसेज, जो वो डिस्कस करने के बाद आज की क्लास हमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हेडिंग वगैरह डाल लेते हैं कि हमारा लेक्चर और चैप्टर कौन सा है आज का बेटा। आई होप सो कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंडिंग कर रहे होंगे सारे लेक्चर्स वगैरह की, और कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आ रही होगी। अगर प्रॉब्लम आ रही होती तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछते कि व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिनको आती है वो पूछ लेते हैं। तो अभी भी जिनको कोई इश्यूज़ हैं तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, शर्मा हुजूरी में रहेंगे तो मारे जाएंगे। आप सब जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और जो हमारा चैप्टर है और जो हमारा लेक्चर है आज का, वो लेक्चर नंबर 4 होगा बेटा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है आज का वो है बेटा मैग्नीफिकेशन ऑफ अ लेंस। ठीक है, मैग्नीफिकेशन क्या होती है, मैग्नीफिकेशन ऑफ अ लेंस हमने डिस्कस करना है कि मैग्नीफिकेशन क्या होती है। देखिए, मैग्नीफाई का मतलब होता है, मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा करना कोई चीज़ ना, यानी कि इनलार्ज करना। तो अब लेंस भी जाहिर है कि इनलार्ज करता है, मैग्नीफिकेशन ऑफ अ लेंस। लेंस भी जो है वो इनलार्ज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आप उससे देख रहे होते हैं। ठीक है, हमने स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं, तो स्पेक्टिकल हमने क्यों पहने हैं, स्पेक्टिकल हमने पहने इसीलिए हैं कि जनाब हमें जो है हमारे पास जो है वो दो विजन की प्रॉब्लम होती है, एक शॉर्ट साइटेडनेस होती है और एक लॉन्ग साइटेडनेस होती है। आप लोग जानते हैं इस बात को। तो उसको प्रॉपर करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंसेज यूज़ करते हैं, हमें सही ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा होता। तो वो लेंस, कोई भी लेंस जो है वो कितना मैग्नीफाई करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो कहलाती है उसकी मैग्नीफिकेशन। कितना इनलार्ज करता है उसको, वो कहलाती है उसकी मैग्नीफिकेशन। कैसे फाइंड आउट की जाती है, दो तरीके हमारे पास फाइंड आउट करने के हैं, बहुत ही आसान सी बात है। देखें, अभी जो मैंने लेक्चर नंबर 1 या शायद 2 में मैं बताया था आप लोगों को सारी बेसिक टर्म्स, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, एक बात मैंने डिस्कस की थी आप लोगों से, वो ये कि जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से लेके लेंस तक का डिस्टेंस कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसको हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर बात की थी हमने कि उस ऑब्जेक्ट का जहाँ लेंस इमेज बना रहा है, वो इमेज से लेके लेंस का डिस्टेंस कहलाता है इमेज डिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल क्यू से करते हैं रिप्रेजेंट। ठीक है, फिर एक चीज़ ये होती है कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट से इमेज कितना बड़ा बना या छोटा बना। ठीक है, तो हम ये भी चेक करते हैं। दो तरीके हमारे पास हैं मैग्नीफिकेशन के, क्या कि ये मैग्नीफिकेशन जो है बेसिकली रेशो है, कंपैरिजन है बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपके पास इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला के Q/P फॉर्मूला होता है। सही है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला है वो ये होता है कि इमेज कितना बड़ा है और ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, कंपैरिजन बिटवीन साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्नीफिकेशन कहलाता है। सही है, तो दो डेफिनेशन है, हम लिख लेते हैं, फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, उसके बाद फिर नए टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज, कैसे लिख सकते हैं इसको आप लोग क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन प्रॉपर मैं लिखवा देता हूँ बिल्कुल एकदम सही है। क्या है, द रेशो बिटवीन इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। एक तो ये डेफिनेशन हो गई इसकी, सही है भाई।
इसके अलावा एक और डेफिनेशन भी होती है, जैसे कि मैंने तस्करा किया आप लोगों से कि जो एक और इसकी डेफिनेशन है वो क्या है मेरा बेटा, वो है इसकी डेफिनेशन दूसरी कि द रेशो बिटवीन साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। एक जो डेफिनेशन है वो इसकी ये आ गई, सही है भाई। ये दो डेफिनेशन होती हैं इसकी, इसी के रिस्पेक्ट से इसके फॉर्मूले भी हैं। इसके फॉर्मूले क्या होते हैं आइए वो भी देखते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है दो फॉर्मूले होंगे, जाहिर है। पहली डेफिनेशन से फॉर्मूला बनेगा हमारे पास वो बनेगा क्या कि वो बन जाएगा हमारे पास m इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखो इमेज डिस्टेंस को तुम किससे शो करते हो, q से शो करते हो, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को तुम p से शो करते हो। तो एक फॉर्मूला क्या बन गया, m इज इक्वल्स टू q अपॉन p बन गया, ठीक है। इसके लिहाज से दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, दूसरी डेफिनेशन के लिहाज से हमारे पास बनेगा कि जनाब हमारे पास जो है मैग्निफिकेशन बराबर होती है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, यानी कि HI अपॉन HO इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। दोनों ही मैग्निफिकेशन के बराबर हैं। तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स में जो है इन फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हैं, किस तरीके से कि Q अपॉन P इज इक्वल्स टू HI अपॉन HO, ऐसे भी लिखा जाता है बाज़ औक़ात। ये फॉर्मूला ये उस वक्त लिखा जाता है जब साइज ऑफ इमेज या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो और इमेज डिस्टेंस दिया हुआ हो और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना हो। इन चार में से तीन जो है वो नोन हो और एक अननोन हो, तो ये फाइंड आउट करना होता है आपने। तो ये तो हो गया एक छोटा टॉपिक मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का, सही है। इसके बाद फिर आपको पता होगा कि लेंसेज जो होते हैं वो डिफरेंट पावर्स के होते हैं, उनके डिफरेंट पावर्स होती हैं, ठीक है। तो वो जैसे हमने स्पेक्टिकल्स पहने में इसके डिफरेंट, सबका अलग अलग पावर के स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, लेंसेज लगाते हैं उसके अंदर ना, ठीक है। तो वो पावर कैसे फाइंड आउट की जाए। अच्छा, फिर आपने मैट्रिक में प्रैक्टिकल किया होगा, फर्स्ट ईयर में फिर दोबारा किया होगा प्रैक्टिकल, ठीक है। कि फोकल लेंथ होती है एक चीज़, फोकल लेंथ क्या होती है, वो पॉइंट जहाँ पर इमेज बिल्कुल क्लियर बन जाए, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे लाइट कन्वर्ज हो या डाइवर्ज होती हुई नज़र आए, सही है। आपने प्रैक्टिकल में किया होगा कि जहाँ सबसे ज़्यादा लाइट आ रही है आप कॉन्वेक्स लेंस को अपनी दीवार के करीब लेके गए होंगे जिस, और साथ में स्केल रखा होगा आपने, आप कॉन्वेक्स लेंस को मूव कराते गए होंगे। एक ऐसा पॉइंट आएगा स्केल के ऊपर जहाँ लाइट का एक नुक्ता बना हुआ नज़र आएगा आपको दीवार के ऊपर, तो वो पॉइंट क्या था आपके पास, फोकल लेंथ। आपने फाइंड आउट किया होगा फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में, अगर किए हैं तो अब तक, और नहीं किए तो मैट्रिक में तो किया ही होगा, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो इससे रिलेटेड था, दैट्स वाई मैंने आपको इतना जो है इसके बारे में बताया, फोकल लेंथ के बारे में। तो इसको ज़रा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बाकी के काम करते हैं आगे। आई होप सो कि आपने इसका स्क्रीनशॉट बेटा ले लिया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पावर ऑफ लेंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक पावर ऑफ लेंस का है बेटा। जैसे कि मैं ये बात कर रहा था कि हर लेंस की जो है वो अपनी पावर होती है एक। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ अ लेंस। अच्छा, बच्चे पूछते हैं कि सर मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर मैं साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करूं या साइज ऑफ द इमेज की बात करूं या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करूं या इमेज डिस्टेंस की बात करूं, तो इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों के यूनिट्स क्या होंगे? सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, ठीक है। तो मिलीमीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। और वैसे भी आप जानते हैं कि रेशो का यूनिट नहीं होता, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का यूनिट सेम होता है, दैट्स वाई यूनिट कैंसिल हो जाते हैं, दैट्स वाई मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, सही है, क्योंकि रेशो है ये, इस वजह से। अच्छा, पावर ऑफ अ लेंस क्या होती है? हम बात कर रहे थे फोकल लेंथ की अभी थोड़ी देर पहले।
तो आप किसी भी लेंस की फोकल लेंथ का इन्वर्स ले लें, रेसिप्रोकल ले लें, तो जब आप किसी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल लेंगे जो आंसर आएगा ना बेटा वही उसकी पावर होगी, यानी कि द रेसिप्रोकल ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस। लेकिन शर्त यह है कि अगर आपको जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर्स में या मिलीमीटर्स में दी हुई है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस फोकल लेंथ इनटू मीटर्स, अदरवाइज आपकी पावर सही नहीं आएगी। आपको फोकल लेंथ को मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उस मीटर वाली फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल लोगे तो पावर ऑफ अ लेंस आ जाएगी। सही है। तो डेफिनेशन टीचर्स क्या लिखवाते हैं और मैं भी ये लिखवाऊंगा कि द रेसिप्रोकल ऑफ अ फोकल लेंथ इन मीटर्स ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 ओवर फोकल लेंथ बन जाएगा। ठीक है, और इसका जो एसआई यूनिट है, जो सिस्टम इंटरनेशनल में पावर ऑफ अ लेंस का यूनिट होता है, वो डायोप्टर्स होता है। आपने देखा होगा अक्सर डॉक्टर्स जो होते हैं, जो क्या कहते हैं आपके पास जो ऑप्टिक्स के डॉक्टर्स होते हैं और जो आई डॉक्टर्स होते हैं, वो जब आपको मेडिकल कार्ड बना के देते हैं आपके लेंसेज के नंबर का, तो वो आगे डी आई या स्मॉल डी लिखते हैं या कैपिटल डी लिखते हैं बहुत से डॉक्टर्स भी ना। तो उस डी का मतलब क्या होता है, उस डी का मतलब होता है डायोप्टर्स। तो डायोप्टर्स बेसिकली द यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस, दैट्स वाई वो डॉक्टर जो डी या डी आई लिखता है उसके आगे। बहरहाल इसकी डेफिनेशन हमारे पास कुछ यूँ है कि इट इज़ डिफाइंड एज, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज, क्या डेफिनेशन है इसकी बेटा हमारे पास, कि द रेसिप्रोकल ऑफ अ फोकल लेंथ, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे बेटा हम, वो फोकल लेंथ जिसका यूनिट क्या होगा, मीटर्स होगा, इन मीटर्स ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस, इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस। तो ये डेफिनेशन किसकी आ गई मेरा बेटा तुम्हारे पास, पावर ऑफ अ लेंस की आ गई, पावर की आ गई। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, इसका फॉर्मूला हमारे पास बनेगा, इसका फॉर्मूला बेटा बन जाएगा हमारे पास क्या, इसका फॉर्मूला कुछ यूँ बनेगा कि पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, ब्रैकेट में छोटा सा लिख दिया क्या कि भाई ये किस में होनी चाहिए, मीटर्स में होनी चाहिए, दैट्स वाई लिख दिया 1 अपॉन फोकल लेंथ। ठीक है, और यू कैन से दैट कि P इज इक्वल्स टू 1 ओवर F, और ब्रैकेट में लिख दिया क्या, स्मॉल m, लेकिन मीटर्स में होनी चाहिए। सही है। अच्छा, इसके बाद इसका यूनिट क्या होगा, इसका हमारे पास जो SI यूनिट होता है, इसका जो SI यूनिट है बेटा तुम्हारे पास, वो क्या बनेगा, द SI यूनिट ऑफ अ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर्स। तो यहाँ तुम क्या लिखोगे, द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर्स, DIOPTERS, डायोप्टर्स जो है वो इसका SI यूनिट होता है। ठीक है, तो ये भी एक छोटा टॉपिक आपका था जो रिमेंड किया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको कॉपी कीजिएगा। अच्छा जनाब, इसके बाद जो हमारा है वो बड़े काम का टॉपिक है और पेपर के लिहाज से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, हम कवर कर लेते हैं इसको भी और फिर हम उसके बाद अपनी क्लास को एंड कर देंगे। अगला टॉपिक बेटा हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का। एक होती है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और एक होती है क्लोज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में क्या होगा कि कॉम्बिनेशन मतलब ये होता है दो लेंसेज होंगे, या अगर दो लेंसेज होंगे या तीन लेंसेज होंगे, चार लेंसेज होंगे, ठीक है, तो बहुत कॉम्बिनेशन मतलब होता है एक से ज़ायद। तो अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो लेंसेज अभी क्लोज टू ईच अदर नहीं है रखे में, एक क्या होगा सिलसिला कुछ यूँ होगा कि पहला लेंस है, लाइट रेज आई, ऑब्जेक्ट ऐसे टकरा कर यहाँ पहुँची, उसका इमेज बना। अब ये इमेज जो है सर्व होगा एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस, फिर उसका इमेज बनाएगा सेकंड लेंस, ठीक है। तो इस तरीके से जो इमेज बनेगा वो तीसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट होगा और सो ऑन, कहानी चलती चली जाएगी। तो ये तो कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस, ठीक है। तो मैं ये टॉपिक पढ़ा नहीं रहा क्योंकि इसे ये कॉन्सेप्ट देना है एक मैंने ना।
देखिए अब फिर बच्चा ये पूछता है कि सर इसकी मैग्नीफिकेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि एक लेंस, दो लेंस हो, तीन लेंस हो, चार लेंस हो, तो इसकी मैग्नीफिकेशन कैसे फाइंड आउट होगी हमारे पास। देखिए हर लेंस की अलग अलग मैग्नीफिकेशन निकाली जाएगी, ठीक है, और जो हर लेंस की अलग अलग मैग्नीफिकेशन आएगी उन तमाम मैग्नीफिकेशन को तो मल्टीप्लाई कर दोगे। लेट सपोज जो पहला लेंस था उसकी मैग्नीफिकेशन m1 आई, ठीक है, जो दूसरा लेंस है उसकी मैग्नीफिकेशन m2 आई, तीसरे वाले की m3 आई, ठीक है। तो जब तुम तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, m इज इक्वल्स टू m1 मल्टीप्लाई बाय m2 मल्टीप्लाई बाय m3, ठीक है। तो इस तरीके से तुम क्या निकालते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का मैग्नीफिकेशन निकालते हो, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है वो है क्लोज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, जो कि नॉर्मली कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ही नाम से जाना पहचाना जाता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें क्लोज, वेरी क्लोज टू ईच अदर होता है दोनों लेंसेज, देखो ऐसे लगे हुए होते हैं ना, ठीक है। तो ये सिलसिला होता है। तो हम जो हेडिंग डालने लगे हैं वो डाल यही रहे कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेकिन पढ़ेंगे क्या उसमें, क्लोज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। अच्छा जनाब, तो क्लोज कॉम्बिनेशन का एक अलग फॉर्मूला है, कैसे निकाले जाते हैं, क्या फ़ायदा होता है इसका, अभी इस बात समझ में आ जाएगी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लोज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बोलें या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बोलें, एक ही बात होती है। अगर आपके पास पेपर में या नोट्स में किसी भी लिखा मिल जाए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मैंने क्लोज कॉम्बिनेशन लिखा है तो कोई मसले की बात नहीं है, जैसे मैं काम करा रहा हूँ आपने बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। बहरहाल स्टार्ट लेते हैं। आपसे कह रहे हैं आपके पास कि लेट L1 इज द लेंस, लेट L1, कैपिटल L से मैं इसको रिप्रेजेंट करवा रहा हूं। लेट L1 इज द फर्स्ट लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1, ऑफ फोकल लेंथ f1, ठीक है। फोकल लेंथ की क्या है, f1 है। फिर उसके बाद कंसीडर एन ऑब्जेक्ट O, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट O is placed at a distance p1 from this lens, which forms an image, I1 at a distance q1, q1 पे उसका क्या बन गया, इमेज बन गया। सही है भाई। डायग्राम जो है हम यहीं बना देते हैं इसी जगह के ऊपर। देखें बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास आ गया लेंस 1, राइट, ये आपके पास आ गया लेंस 2। सही है भाई, ये लेंस 1 और लेंस 2 दो लेंसेज आ गए। अच्छा जनाब, जब दो लेंसेज आ गए तो ये आप जानते हैं कि इसकी सेंटर लाइन इमेजनरी होती है, जिससे हम ऑप्टिकल सेंटर को डिटेक्ट करते हैं। ये लाइन आ गई आपके पास प्रिंसिपल फोकस की, सॉरी प्रिंसिपल एक्सेस की लाइन आ गई आपके पास ये। अच्छा, उसके बाद फिर फर्ज कर लीजिए कि ये आपका रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट O, फोकस से आया है, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, जाहिर है हम जानते हैं ये बात भी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, सही है। फिर दोबारा ये जाएगी किस तरीके से, इसका इमेज बनेगा आगे जाकर, ये फ़र्ज़ कर लें कि इसका इमेज बन गया I1, ठीक है भाई। ये थी ऑब्जेक्ट O, इस पॉइंट के ऊपर इसका इमेज बन गया I1, सही है। अब ये I1 जो है एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट इसके लिए सर्व हो रहा है, ठीक है, इसके लिए एक्ट कर रहा है। ये इमेज 1 जो इसने बनाया, लेंस 1 ने बनाया, ये इसके लिए एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो रोल अदा करेगा, ठीक है। इसका इमेज बनेगा क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसकी फोकल लेंथ के अंदर बना है, दैट्स वाई ये इसका इमेज कैसा बनेगा। हम छठा केस पढ़कर आए थे लेंस का कि जब भी तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर रखा हुआ हो, विद इन अ फोकल लेंथ हो, उसका इमेज वहीं बनता है, उसी साइड पर बनता है, उसी के जैसा बनता है। तो उसी के जैसा बन जाएगा कहाँ पर,
इस जगह पे बन जाएगा। मैं इसको ब्लू मार्कर से बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये बन जाएगा इसका इमेज, जिसको आप क्या कहेंगे, आई का नाम देंगे। सही है, ये तुम्हारे पास लेंस 1 है, ये तुम्हारे पास लेंस 2 है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कौन सा P1 कौन सा Q1 है, ये बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है, लेकिन हम फिर भी कर लेंगे, कोई मसले की बात नहीं। ये समझने वाली चीज़ है बेटा। देखें, लेंस से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है। मैं सबको रेड से लिख रहा हूँ ताकि बिल्कुल प्रोमिनेंट नज़र आए आप लोगों को। ये हो जाएगा क्या, P1, क्योंकि लेंस 1 की बात कर रहे हैं। क्या हो जाएगा बेटा, P1 हो जाएगा। देखो P1 हो गया, पहले इतनी बात समझ लो, ठीक है। उसके बाद फिर ये चीज़ जो है, ये चीज़ तुम्हारे पास यहाँ से अगर शुरू करूँ तो ये क्या बनेगी, Q1, ठीक है। ये क्या बन जाएगी बेटा, ये बन जाएगी तुम्हारे पास Q1। ये हो गया Q1, समझ आई बात, ये बन गया Q1। अब देखो सुनो ज़रा बात को, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा फॉर द सेकंड लेंस, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक बन गई P2 के नाम से। क्या हो गया बेटा, ये P2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। समझ आई बात, क्या हो गया, ये P2 क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। फिर ये है इमेज, यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा इमेज डिस्टेंस, क्योंकि ये इमेज बनाया है लेंस 2 ने। ये तुम्हारे पास क्या बनेगा, इमेज डिस्टेंस, जिसको तुम किससे करोगे रिप्रेजेंट, Q2 से करोगे रिप्रेजेंट। ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। ये हो गया तुम्हारे पास Q2, P1 Q1 P2 Q2 हो गया। अब कॉम्बिनेशन का P कॉम्बिनेशन का Q चाहिए, कॉम्बिनेशन का P कॉम्बिनेशन का Q कैसे आएगा, जरा ये बात को गौर से सुनना। देखो यहां से बेसिकली इसके बीच से आना चाहिए कॉम्बिनेशन, लेकिन इसके बीच में तो वैकेंट स्पेस है, लेंस है ही नहीं, रिफ्रैक्टिंग मीडियम है ही नहीं, तो हम पहले ही लेंस से स्टार्ट लेंगे कि जो कॉम्बिनेशन का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो P1 के इक्वल ही होना चाहिए उसूली तौर पे यहाँ तक, ठीक है, होना चाहिए उसूली तौर पे यहाँ तक। लेकिन चूंकि अब वैकेंट स्पेस है या रिफ्रैक्टिंग मीडियम है ही नहीं, तो ये स्पेस तो हम कर देंगे नेग्लेक्ट, ठीक है। तो जो P1 होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होगा, P होगा। सही है, तो तुम यहाँ पे क्या लिख दोगे, इसको मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ कॉम्बिनेशन वाले को, ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, P। अब देखो फाइनल इमेज बना है तुम्हारे पास ये I वाला है ना, ठीक है। किसके बराबर बना है फाइनल इमेज बना है तुम्हारे पास ये I बना है, ठीक है। तो फाइनल इमेज लेना चाहिए हमें यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन हम नहीं ले सकते। तो ये हमारे पास जो Q2 है बेसिकली वो बराबर किसके होगा, वो बराबर होगा Q के। किसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि फाइनल इमेज ऐसा यहाँ तक होना चाहिए था, यहाँ तक इसके बीच में, क्योंकि बीच में रिफ्रैक्टिंग मीडियम है ही नहीं, तो यहाँ से लोगे अब इमेज, यहाँ से लोगे, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा तुम्हारे पास बेटा, Q हो जाएगा। ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी Q, ये हो जाएगा Q तुम्हारे पास, ठीक है। ये Q हो गया। अब बीच में चीज़ तो है ही नहीं ना तुम्हारे पास, ये है ही नहीं बीच में, तो यहाँ से ले लिया कि ये Q हो गया। समझ आ गई बात यहाँ तक, ठीक है भाई, ये मामला भी निपट गया। अब आओ ज़रा इसके रिस्पेक्ट से फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए थी, इसके रिस्पेक्ट से ना। तो डायग्राम मैंने पहले बना दी, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। मैं लिखूंगा यहाँ से द फोकल लेंथ F1 विल बी, द फोकल लेंथ F1 विल बी, क्या बनेगी मेरे पास बेटा, फोकल लेंथ F1 ये बन जाएगी 1/F1 इज इक्वल्स टू 1/P1 प्लस 1/Q1, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई, 1/Q1। अच्छा जी, एक ही चीज़ से इसके अंदर हो सकती है कि मैं P1 को क्या कर दूं, मैं P1 को P के इक्वल दे लूं, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने क्या फर्ज कर लिया, मैंने कर लिया कि भाई P1 जो है वो बराबर है किसके, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू P के है। तो अब क्या बन जाएगी हमारे पास 1/F1 इज इक्वल्स टू 1/P प्लस 1/Q1, ठीक है। अच्छा, अब एक लाइन यहाँ लिखेंगे, द इमेज I1 सर्व एज एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट
serve as an virtual object for length L2 and forms an image I at a distance Q2. So its focal length F2 will be क्या बनेगी फोकल लेंथ हमारे पास? अब फोकल लेंथ बन जाएगी 1/F2 इज इक्वल टू 1/P2 प्लस 1/Q2। समझ आई बात ये वाली? 1/Q2। यहाँ पे क्या होगा? अब देखो ये P2 जो है सही है, ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है? Q1 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये जगह तो खाली है, इसको हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। जब इस जगह को नेग्लेक्ट कर देंगे तो Q1 किसके बराबर हो गया? P2 के बराबर हो गया। वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना है, सही है, वर्चुअल इमेज बना है, सही है। जब वर्चुअल इमेज बना है तो तुम यहाँ पर क्या लोगे? -Q1 लोगे, ठीक है। वर्चुअल इमेज बना है ना लास्ट वाला, तो ये जो बना है वर्चुअल इमेज बना है, तो इसको तुम क्या लोगे? तुम -Q1 लोगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे भाई? यहाँ लिखोगे तुम कि P2 जो है वो क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा -Q1 के बराबर, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, और Q2 जो है वो तुम्हारे पास किसके बराबर हो जाएगा? Q2 Q के बराबर हो जाएगा, ठीक है। Q2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू Q के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब फोकल लेंथ क्या रह जाएगी? मैं इस चीज़ को इरेज कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। आई होप सो कि आपने इसका स्क्रीनशॉट इसका तो ले लिया होगा ना, एटलीस्ट इस वाले पैराग्राफ का। इसको इरेज करिए, आगे काम करते हैं। ये सवाल आता है शॉर्ट में ना 4 नंबर का लाजमी तौर पे। देखो अब वो क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन तुम्हारे पास बन जाएगी ये वाली कि भाई 1/F2 इज इक्वल्स टू 1/-1/Q1 प्लस 1/Q, ठीक है भाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को 1 को और 2 को, ये 1 है और ये 2 है, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए, दैट्स वाई। मैं क्या लिखूँगा अब? एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and इक्वेशन नंबर 2। देखें भाई क्या बन जाएगा? 1/F1 प्लस 1/F2 इज इक्वल्स टू 1/P प्लस 1/Q1 माइनस 1/Q1 प्लस 1/Q, ठीक है भाई। -1/Q1 से प्लस 1/Q1 कैंसिल हो गया। नाउ द इक्वेशन बिकम्स, डायग्राम इरेज करने लगा हूं मैं। आई होप सो कि डायग्राम मेरे को समझ में आ गई होगी आप लोगों के। नहीं समझ में आएगी तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, कोई ऐसे मसले की बात नहीं, बता दूंगा दोबारा आप लोगों को, ठीक है। कि पहले खुद समझने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। 1/F1 प्लस 1/F2 इज इक्वल्स टू 1/P प्लस 1/Q, ठीक है। एज वी नो दैट, हम जानते हैं हम क्या जानते हैं भाई? हम जानते हैं कि 1/P प्लस 1/Q जो है वो बराबर होता है किसके? 1/F के। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? इसकी जगह पे आ जाएगा तुम्हारे पास 1/F इज इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2 इज द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस। हेयर जो लेंस लगेगा ना, इन दो की जगह पर एक जो लेंस लगेगा, वो लेंस हमारे पास कहलाएगा क्या? वो एक लेंस हमारे पास कहलाएगा इक्विवेलेंट लेंस कहलाएगा, ठीक है। और जो ये जो फोकल लेंथ आई है, इनको ऐड करके वो कहलाएगी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। समझ आ गई बात ये वाली, ठीक है। दो लेंस की जगह एक लेंस जो लगा हुआ कहलाएगा इक्विवेलेंट लेंस, ठीक है। दो फोकल लेंथ का जो ये आंसर है कहलाएगी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ठीक है। और यहाँ पे आपका टॉपिक जो ख़त्म हो गया और क्लास हमारी ख़त्म हो गई। बेटा कोई बात समझ में ना आई हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।